जो हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहें तो कृपया जुड़ जाएं। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। साथी, आज हम ऐसे शख्सियत को लेकर आए हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पे अपना मकाम रखता है। साथियों, आज कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की 140वीं जयंती है। इस अवसर पे हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। साथियों, तो आज से 140 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ और मात्र 56 वर्ष में उन्होंने पूरे साहित्यिक जगत में एक हलचल सा मचाया और अपने पूरे दुनिया में अपने कलम से आम आवाम और समाज के निचले तबके के लोगों के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ा। मैं उन्हीं बातों को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं। लेखक आवाम की अनुभूतियों का आईना होता है और अपनी जगह से वह हमेशा सच का रास्ता दिखाता है। उन ताकतों को बेनकाब करता है जो इस दुनिया को बेनूर और बदसूरत बनाने पे तुले हुए हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे ही लेखक थे, कलम के सिपाही, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी। आज भारतीय समाज की महागाथा के लेखक प्रेमचंद्र की 140वीं जयंती है। प्रेमचंद्र विश्व स्तर के, प्रेमचंद्र की विशेषता और प्रासंगिकता पे हमें बात करनी है। तो प्रेमचंद्र की प्रासंगिकता उनकी गंभीर संवेदना में है। उनके पात्रों को देखिए। पहले उन्होंने सबसे पहले समाज को देखा, उसमें जो रूढ़ियां थी, जो कुरीतियां थी, सभी के संबंध में जो दृष्टि उन्होंने दिया और कुरीतियों पे अपने लेख के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से वो चोट की और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। प्रेमचंद्र की साहित्य और सामाजिक विमर्श आज भी उसी भारत की तस्वीर खींचती है जैसे आज से वर्षों पहले प्रेमचंद्र ने जिसे स्वयं जिया था। उनके पाठ, उनके परिवेश, उनके त्रासदी को लम्हे से लेकर देश के हर गांव, होरी से लेकर वर्तमान भारत के प्रत्येक मजदूर और किसान की समस्याओं में महसूस किया जा सकता है। प्रेमचंद की साहित्य मानवीय संवेदना का आईना है। जो मानवीय संवेदना को आप उनकी साहित्य में देख सकते हैं। वैसे तो प्रेमचंद्र, मैंने चर्चा किया साथियों, मैंने कहा कि प्रेमचंद्र विश्व स्तर के साहित्यकार थे और विश्व के 3 बड़े लेखकों में प्रेमचंद्र भी शुमार होते हैं। उनकी साहित्य में संवेदना, क्षमता, दृष्टि का अद्भुत समन्वय देखा जाता है। निर्धनता से परिपूर्ण होने के बाद, निर्धनता से परिपूर्ण जीवन बिताने के बाद भी उन्होंने हमेशा उदस्त
जीवन मूल्यों के लिए संघर्ष किया। उनका विस्तृत साहित्य सृजन खुद ब खुद उनकी ईमानदारी, उनके सतत साहित्य साधना की कहानी कह देती है। दोस्तों, उनकी साहित्य कालजयी कथा शिल्पी प्रेमचंद जितने वर्षों में बदलते हुए समाज और सत्ता के अनेक प्रहारों को झेले, आज भी साहित्यकार, आज भी तो उन परिस्थितियों में भी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, इस समय अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेजी हुकूमत हमेशा अपने ऊपर उठने, अपने विरोध उठने वाली आवाज को दबाने की काम करती थी। आज भी कमोबेश सत्ता का स्वरूप वही है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को वो दबाने की कोशिश करती है और दबाकर कुंद करने के प्रयास करती है। तो प्रेमचंद्र ने जैसे शख्सियत ने हमें आईना दिखाया, उस समाज की, उस समय की परिस्थिति, उन समय की परिवेश के यथार्थ की सामान्य पाठकों की रुचि को उन्होंने शामिल किया। इस तरह से हम कहेंगे प्रेमचंद्र के जो क्रांतिकारी बदलाव हुए वो ऐतिहासिक कदम थे। प्रेमचंद्र ने उसे जिया, उसे और उन्हीं चीजों को उन्होंने गुना प्रेमचंद्र की रचनाओं को अगर देखते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक पृष्ठ में सभ्यता के प्रवर्तकों के पहले कदमों की चाप सुनाई देती है। उनकी पुस्तकों के द्वारा सामूहिक जीवन का समस्त अंगों का जीवन संचार दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज के निचले वर्ग, दबे कुचले वंचित वर्ग ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी उन्होंने अपने पात्र के रूप में एक मुकाम दिया। और उनकी कहानियों को हम देखें तो खास करके उनकी कहानियों में जो महिला पात्र हैं, तो कहीं भी उन्होंने अपने महिला पात्र को जलील होते नहीं दिखाया। उन्होंने कभी उसे अपमानित होते नहीं दिखाया। उन्होंने कभी महिला पात्रों को घुटने टेककर हारना स्वीकार नहीं कराया। उन्होंने अपने महिला पात्र को जूझते हुए, संघर्ष करती हुई, सम्मान से जीने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिखाई पड़ता है। आप उनकी कहानियों को देखें, उनके जितने भी महिला पात्र हैं वो जुझारू, संघर्षशील और अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ने वाली महिला पात्र हैं। तो दोस्तों, रचनाकार की रचना से ही साफ जाहिर होता है कि रचनाकार की मकसद क्या है। तो प्रेमचंद जैसे शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं, वो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। प्रेमचंद्र राजसत्ता ही नहीं, आज जो स्थितियां हैं, प्रेमचंद राजसत्ता नहीं, लोक सत्ता के लेखक थे। उन्होंने पूंजीवाद को कभी तरजीह नहीं दिया। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया उस जमाने में, और इतना ही नहीं, पूंजीवाद के पोषक साहित्य की भी आलोचना की। उन्होंने फर्जी देशभक्तों को भी कटघरे पे लाया। तो फर्जी देशभक्त उस समय भी थे, आज भी हैं। प्रेमचंद सदैव सत्य और न्याय के लिए लेखनी चलाई, उसके पक्षधर रहे, सत्य के पक्ष में हमेशा डट कर खड़े रहे और झूठ और अन्याय के विरोध हमेशा सृजन करते रहे। तो प्रेमचंद्र वैसे शख्सियत थे, वैसे लेखक थे। भारतीय राजनीति में अगर हम कहें तो भारतीय राजनीति में जो व्यापक छवि गांधी की है, वही छवि कमोबेश राजनीति की लड़ाई से लेकर आम आवाम की बदहाली और आम आवाम की खुशहाली को लाने के लिए तत्परता, उनकी ताकत और समाज के निचले तबके को एक राह दिखलाने का काम साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद्र ने किया। तो हम कहीं कर सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में जिस तरह से गांधी ने
भाई कमोबेश साहित्य के दायरे में, साहित्य के द्वारा प्रेमचंद्र ने भी अपने जमाना और हंस नामक पत्रिका के माध्यम से प्रेमचंद्र ने भी वही मुहिम उठाए और उन्होंने भी आज़ादी के संघर्ष के लिए अनेकों आलेख लिखे और लोगों को प्रेरित किए देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए। दोस्तों, आज प्रेमचंद्र की विचारधारा से समाज और साहित्य के प्रतिक्रियावादी लोग चिढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद्र ने वैसे तबकों के लिए लिखा, समाज के वंचित, दलित, शोषित, पीड़ित, महिला और मजदूर किसानों के बारे में लिखा। उन्होंने हमेशा विरोध किया उस समय के सामंतवादियों का, उन्होंने विरोध किया पूंजीवाद का, उन्होंने विरोध किया उपनिवेशवाद का। इसीलिए वो प्रतिक्रियावादी शक्तियां कल भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है। शोषण के समस्त रूपों के खिलाफ प्रेमचंद्र का साहित्य बताता है। लगभग 2500 पृष्ठ का यह साहित्य हमारी अनमोल धरोहर है। एक खतरनाक लेखक के रूप में ये प्रतिक्रियावादी लोग प्रेमचंद्र को शुमार करते हैं, कहते हैं कि ये खतरनाक लेखक हैं। तो दोस्तों, हर उठने वाली आवाज को, अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर उस आवाज को कल भी समाज और आज भी उस तरह के प्रतिक्रियावादी शक्तियां उन्हें खतरनाक, उनके दृष्टि में वो खतरनाक ही नजर आते हैं। समाज के सामान्य वर्गों के लिए हित की बात जो करने वाले होते हैं वो खतरनाक ही नजर आते हैं। प्रेमचंद्र ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, अंग्रेजी शासन हुआ करते थे और ब्रिटेन के उपनिवेश पूरे दुनिया में छाई हुई थी। तो उस और ब्रिटेन के सूरज डूबते नहीं थे, साम्राज्य के सूरज डूबते नहीं थे। तो उस उपनिवेशवाद का उन्होंने विरोध किया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, प्रेमचंद्र ने आज से वर्षों पहले जिन बातों को कही, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो आज के हालात कल जो उपनिवेशवाद का हालात था, आज वैश्वीकरण और उदारीकरण के रूप में हम देख सकते हैं। जिस तरह से उपनिवेशवाद का मकसद था फूट डालो और शासन करो, पर यह आधारित था, वैश्वीकरण का और उदारीकरण का भी मकसद है समाज में भेद पैदा करो, समाज में तफरका पैदा करो और सत्ता की पक्षधारी करो, पक्षपात करो, ये बताता है। तो कमोबेश स्थितियां वही हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण जो बता रहा है वो भी समाज को बांटने का काम कर रहा है। तो आम आदमी तब भी खुशी नहीं था, आम आदमी तब भी खुशी नहीं था और अब भी नहीं है। प्रेमचंद्र खुद ही कहते हैं, प्रेमचंद्र के शब्दों में अगर कहें दोस्तों, उन्होंने खुद ही कहा कि जिस बंदे को पेट भर रोटी नहीं मिलती है उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। प्रेमचंद के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि अन्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। कमोबेश प्रेमचंद्र के गुजरे हुए वर्षों हो गए, लेकिन आज भी उनके शब्द शाश्वत सत्य है। आज भी कमोबेश वही बात है, आज भी लक्ष्मी पुत्र के हाथ की खिलौना ये बने हुए हैं। तो प्रेमचंद के शब्दों में अब मैं आपसे रूबरू होऊंगा। उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान वस्तु या संपत्ति उनके साहित्य आदर्श होते हैं। आज कहाँ कोई मानने को है, कल भी लोग नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान वस्तु और संपत्ति साहित्यिक आदर्श होते हैं। जो दलित हैं,
जो पीड़ित है, जो वंचित है, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, उसकी हिमायत, उनकी वकालत करना साहित्यकारों का फर्ज होता है। वही और ये समाज जो है, वैसे साहित्यकारों के लिए तो समाज ही अदालत है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने उस जमाने में कही, आज भी वो भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि संस्थाओं कि कोई संस्था जो न्याय बल से नहीं पशु बल से शासन करती है तो वो लुटेरी संस्था है। न्याय बल से नहीं पशु बल से अगर शासन करती है तो वो लुटेरी संस्था है। जो गरीबों का हक लूट कर माला माल हो रहे हैं, वो दूसरे के अधिकार छीनकर अधिकारी बन रहे हैं, वास्तव में वो लुटेरे हैं। उन्होंने अपनी उपन्यास गोदान में अपने पात्रों के माध्यम से कहा। आज भी आज के परिदृश्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कमोबेश वही नजारा, वही हूबहू, वही स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। वही स्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं, वैसा ही लोग हैं, सिर्फ चेहरे बदल गए। उन्होंने कहा था कि आजादी के संबंध, उन दिनों आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जिस तरह से हमारे वीर बांकड़ों ने आजादी में अपनी शहादत दी और जो आंदोलनकारी, गांधी जैसे आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए आंदोलन के माध्यम को अपनाया और प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकार जिन्होंने कलम के माध्यम से आजादी की बिगुल बजाने का काम किया, लोगों को जागृत करने की काम किया, आजादी के लिए लोगों को अग्रसर करने का काम किया। उन्होंने आजादी के संदर्भ में क्या कहा था, वो आपसे हम रूबरू हो रहे हैं कि हम पूंजीपतियों का शासन नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम पूंजीपतियों का शासन नहीं चाहते हैं, गरीबों का, दस्तकारों का, मजदूरों का, किसानों का स्वराज चाहते हैं। उन्होंने अपने जागरण पत्रिका के आलेख के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आजादी के 73 वर्ष गुजर गए, आज क्या है? आज कहाँ प्रेमचंद्र के सपनों का भारत है? आज मजदूरों का, काश्तकारों का, किसानों का देश कहाँ है? आज तो सबसे दुखद स्थिति है कि आज सबसे ज्यादा पीड़ित इस देश में मजदूर, किसान, कम आय वाले लोग और शिक्षित बेरोजगार और महिला प्रताड़ित है। अगर लॉकडाउन की स्थिति को हम देखें तो कोरोना के दायरे में अगर देखें तो लॉकडाउन और कोरोना के प्रभाव से सबसे ज्यादा बुरे असर हुए हैं इन वर्गों पे, मजदूरों के, किसानों पे, महिलाओं पे और कम आय वाले जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी सबसे बदतर स्थिति हुई है। आज ये वर्ग हश्ये पे है। दूसरी ओर हमारी जो सत्तासीन लोग हैं, इस मौके का फायदा उठाकर वो कानून, मजदूरों के कानून में बदलाव ला रहे हैं ताकि मजदूर पुनः मन गुलाम की स्थितियों में जीने के लिए विवश हो। शिक्षा में परिवर्तन किया जा रहा है, शिक्षा नीति में परिवर्तन करके वैसी शिक्षा नीति बनाई जा रही है कि गरीब के बच्चे हमेशा हुनर ढूंढेंगे, वो एक स्किल्ड लेवल बनकर रह जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। अब मैं प्रेमचंद्र के बारे में, उनके शब्दों में सांप्रदायिकता पे बात करता हूं। उन्होंने शब्द हर पहलुओं को उन्होंने छुआ है, तो विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं उनकी कुछ पहलुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपनी असली रूप में निकलने में शायद शर्म आती है। इसीलिए वह गधे की भांति जो
सींग का खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रोब जमाते फिरता है। वह संस्कृति का खाल ओढ़कर आती है। ये बातें उन्होंने जागरण नामक पत्रिका में 1932 में अपने आलेख के माध्यम से, संस्कृति और सांप्रदायिकता आलेख के माध्यम से उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी। सांप्रदायिकता और को संस्कृति की खाल ओढ़कर किस तरह से वह गधा शेर के खाल ओढ़कर आया, और आज भी वही स्वरूप में सांप्रदायिकता संस्कृति के खाल ओढ़कर आए हुए हैं। तो आज भी प्रेमचंद्र की उन परिस्थितियां और उनकी बातें आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। उन्होंने साहित्य के बारे में भी कहा। साफ शब्दों में अपने आलेख में उन्होंने कहा कि साहित्य मशाल है, राजनीति के पीछे घूमने वाला पिछलग्गू नहीं, साहित्य मशाल है जो राजनीति को भी मार्गदर्शित करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारे बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कलमकार बंधु हैं जो साहित्य के पीछे, सत्ता के पीछे दुम हिलाते नजर आते हैं, जिसकी बहुतायत संख्या बढ़ गई है। तो मैं इन पे बात नहीं करके प्रेमचंद्र जी के बारे में बात करूंगा कि हम आज उन्होंने कहा साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं है। साहित्य मस्खरी का काम नहीं है। आज हम देखते हैं कवि गोष्ठियों में, मुशायरों में मस्खरों की भीड़ लगी रहती है, जो मस्खराबाजी करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो मजाकिया सुनाते हैं। तो मस्खरा और मनोरंजन करने का विलासिता की वस्तु नहीं है। ये नाच गाना करने की वस्तु साहित्य को नहीं माना गया है, मस्खरी। और उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी में वही साहित्य खारा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन, स्वाधीनता के भाव होंगे, जिसमें स्वार्थ का सार होगा, जिसमें सृजन की आत्मा हो, जिसमें जीवन की सच्चाई, जीवन की यथार्थ का प्रकाश हो, जो हमें गति दे, संघर्ष और बेचैनी करे, हमें सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है, और हम मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। आज कमोबेश वही स्थितियां हैं। उन्होंने अपने उपन्यास मंगलसूत्र में इन वाक्यों को कहा था, जिसे मैं आपके समक्ष इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद्र के द्वारा कहे गई बात एक एक उन्होंने अपनी कहानी के पात्रों के माध्यम से, अपने आलेख के माध्यम से, और उन्होंने आलेख के माध्यम से समाज के सामने रूबरू होते हुए अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा वो इतने जज्बाती हो गए कि समाज से लोहा लेने के लिए वो सामने आने की बात भी कहे। उन्होंने कहा कि कलमकारों को सिर्फ लेखनी पकड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो उसे रोड पर भी उतरने, सड़कों पे उतरने की जरूरत है, उसे आंदोलन करने की जरूरत है। आप जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं उनको उनके अधिकार, उनकी रक्षा, उन्हें अन्याय से बचाने के लिए आपको सड़कों पे भी उतरने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि दरिंदों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनना
देवतापन नहीं, जड़ता है, कायरता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज प्रेमचंद्र के गुजरे इतने वर्ष हो गए, आज भी हमारे बीच वैसे लोगों की कमी नहीं है, बल्कि उसकी जमात बढ़ती जा रही है। मैं इस पे नहीं कहते, मैं आपको प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद्र होने के पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, और उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन आई, और उसमें जो कहानियां लिखी गई, उस कहानियां में बवाल मच गया। अंग्रेज उस पर प्रतिबंध लगा दिए। उस कहानी सोजे वतन का अर्थ मैं बता दूं साथी, कि इसका अर्थ होता है दर्द का देश। तो देश का दर्द के बारे में उन्होंने बयान किया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वो लिखी गई थी 1908 में। तब के बाद से प्रेमचंद्र नवाब राय के नाम से न लिखकर प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे, और प्रेमचंद्र के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। 1910 में वो प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने मात्र 56 वर्ष के जीवन काल में 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठ के आलेख, समीक्षा आदि लिखे। उनकी 300 से अधिक कहानियों में से बहुत चर्चित कहानी गुल्ली डंडा, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, है ना, तो दूध का दाम, कफन, ये सब रहा। उनके नाटक भी संग्राम, करबला, प्रेम बंदी, ये रहे। और एक खास बात मैं बता दूं, उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दिया कि प्रेमचंद जी आप बॉम्बे आ जाइए, बॉम्बे में फिल्म पाठकथा लिखने का स्कोप है। और वो 34 में बॉम्बे गए और उन्होंने मजदूर नाम की एक फिल्म की पाठकथा ही नहीं लिखी, वो उसमें अभिनय भी किए और ये बहुत ख्याति उन्हें मिली। लेकिन उनका मन ये फिल्मी चकाचौंध में नहीं आया, वो अपने को उसमें समा नहीं पाए, उसमें समावेशित नहीं कर पाए और उनका मन उब गया। पुनः वो बॉम्बे से अपने लुम्बिनी गांव बनारस लौट आए और 1936 में उन्होंने भारत ही नहीं दुनिया के जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जिसके गठन सज्जाद जहीर जैसे, मुल्कराज आनंद जैसे लोगों ने की, और वो ब्रिटेन में इसकी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का गठन ब्रिटेन में किया गया। और जब वो भारत में पहला उनका प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में 1936 में पहला सम्मेलन हुआ, जिसके सदारत, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने ही किया। तो दोस्तों, बातें तो मुंशी प्रेमचंद जैसे बड़े शख्सियत पे बातें करना, मैंने कहा कि सूरज को दीप दिखाने की जैसा है। तो मैं छोटे सा रचनाकार हूँ। मैंने प्रेमचंद्र के संदर्भ में कुछ बात को उकेरने की कोशिश किया था पिछले दिनों। ये उत्तरा पत्रिका, जो कि जनवादी लेखक संघ झारखंड इकाई की मुख्य पत्रिका के रूप में है, और इसमें पिछले दिनों हमारे ये एक आलेख
प्रेमचंद सदी के सबसे बड़े हिमायती थे, सर्वभारत इस नाम से प्रकाशित है। और तो मैं अपनी बात इस आलेख से मुतल्लिक और कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे पसंद करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। मैं पुनः आपसे इसी तरह से अपनी बातों को लेकर आऊँगा और अपनी बात आपके समक्ष, अपनी बात नहीं बल्कि कहिए समाज के बीते गुजरी बातों और अपने शब्दों में साझा करूँगा। धन्यवाद साथियों। जोहार।